ओके, हाल वोल्टेज हमारे पास करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट मतलब हाल करंट जो हम सैंपल में से पास करवा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कि हम खुद अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज हैं, मतलब आप ये कह लें कि कैरियर कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और जो थिकनेस ऑफ द मटेरियल है उसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब अगर हम इन सबको कंबाइन करें तो हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वो जैसे हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अंदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम 1 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे भी उसकी वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे। तो बाकी सारे कंबाइन करें तो हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा, वो आ जाएगा वी एच इज इक्वल टू आई बी, मतलब हाल करंट मैग्नेटिक फील्ड क्यू एन डी। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे कि उनके इन्वर्स रिलेशन है। और ये जो डी है इसको आप टी भी लिख सकते हैं, ये थिकनेस है जो हम सैंपल यूज़ कर रहे थे या मटेरियल यूज़ कर रहे थे। देखिए, अगर हम बात करें, ये हाल वोल्टेज वो वोल्टेज हैं जो हम वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे उस सैंपल के क्रॉस। ये हाल करंट भी हमने खुद अप्लाई करना है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने खुद अप्लाई करना है। ये डी जो या टी है, ये थिकनेस ऑफ द मटेरियल है, ये भी हमें पता होगी क्योंकि हम खुद अप्लाई कर रहे होंगे मटेरियल। तो मटेरियल की थिकनेस हमें पहले से गिवन होगी। ये वाला जो फैक्टर है 1/Qn, क्यू की जगह पे आप इसको ई भी कह सकते हैं, तो ये बन जाएगा एन ई। ई जो है वो चार्ज है, ये होल या फिर आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये एन ई है, अब इसका मतलब ये है 1/Ne, ये वाला जो फैक्टर है। इस फैक्टर के अलावा बाकी हमें सारी चीज़ें पता है। अगर हम इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं दूसरी साइड पे ले जाएं, तो बाकी ये फैक्टर बचेगा 1/Ne, मतलब VH मल्टीप्लाई बाय डी, और इसके नीचे आ जाएगा IH/B। IH इसलिए लिख रहा हूँ कि ये हाल करंट है, और साथ में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से ये चीज़ें खत्म हो गई। अब ये 1/Ne इस साइड पे है और बाकी सारी टर्म इस साइड पे है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो नेक्स्ट स्लाइड में यही वाला रिलेशन लिखा हुआ है। ओके, ये देखिए, ये हमारे पास 1/Ne VH क्रॉस टी ओवर IH क्रॉस बी। अब यहाँ पे हाल वोल्टेज भी हमें गिवन होंगे, थिकनेस भी, हाल करंट भी हमें पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी। अगर हम ये सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो 1/Ne फैक्टर है, इसको हम हाल कोफिशिएंट बोलते हैं। और हाल कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक पैरामीटर है जिससे हम हाल इफेक्ट का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। मतलब अगर आपने कॉपर सैंपल के लिए मेजर किया है, मेटल है, उसके बाद सिल्वर के लिए मेजर किया है, तो दोनों के हाल इफेक्ट में क्या फ़र्क है? तो उनके दोनों के मैग्नीट्यूड में फ़र्क होता है। जो हाल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे वो हमें बताएगा कि ये जो है ये सिल्वर के लिए है, ये कॉपर के लिए है, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास देखें, अगर हम हाल कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम ये एन भी फाइंड कर सकते हैं। एन आपको पता है कैरियर कंसंट्रेशन है, तो एन इस साइड पे आ जाएगा और आर एच नीचे आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, तो जब आर एच को हम ई से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कैरियर कंसंट्रेशन आ जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सैंपल के कंडक्शन बैंड के यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इससे हम कैरियर कंसंट्रेशन भी फाइंड कर लेंगे। हाल इफेक्ट मेटल्स के अंदर हम फाइंड कर रहे हैं, कॉपर के अंदर, तो ये हमारे पास अपरेटस है जिसको हम यूटिलाइज करेंगे। देखिए, ये हमारे पास वो मॉड्यूल है या सैंपल है जो इसके अंदर एडजस्टेड है, जिसमें से हमने करंट पास करवाना है। फिर उसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। देखें, यहाँ पे इस सैंपल में से ये वाली जो पावर सप्लाई है ये करंट पास करवाने के लिए है। मतलब यहाँ से करंट पास होगा इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज एकमुलेशन हो गई। उसके बाद इन दोनों के परिपेंडिकुलरली हम लगाएंगे ये वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम मेजर कर लेंगे कि कितने हाल वोल्टेज हैं। और ये जो मीटर लगाया हुआ है ये मिली टेस्ला में है, टेस्ला मीटर। ये प्रोब लगाई हुई है इस टेस्ला मीटर की इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो ये हमें बता रहा होगा कि यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बारे में आपको उस वक्त बताऊंगा। एक्चुअली ये एम्पलीफायर है। इसमें एम्पलीफायर को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जहाँ जो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, तो हम सबसे पहले वो वोल्टेज इस एम्पलीफायर को देते हैं। वो एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करता है और फिर हम इस वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। तो जितने हम एम्पलीफाई करेंगे बाद में हम अपने वोल्टेज को उतने
छोटा कर देंगे उतने वोल्टेज को। मतलब अगर हमने इस सिग्नल को, जो सिग्नल हमने इसे भेजा है, अगर 1000 टाइम इंक्रीज किया है, तो जो सिग्नल हम यहाँ पे मेजर करेंगे वो तो 1000 टाइम बड़ा सिग्नल है जो कि एक्चुअल सिग्नल था उससे। तो हम इस सिग्नल के साथ 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे 1000 इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें या फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक स्नैरियो हो जाएगा। तो ये एम्पलीफायर का ये रोल होता है इसको। ये जस्ट इसको परफॉर्म करने का मेथड है, इसको हम जस्ट जस्ट रीड कर लेंगे आप लोग, बाकी ये आपको चीज़ें बताई जाएंगी जब आप परफॉर्म करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है, ये भी उसी प्रोसीजर में है, आपने इसको जस्ट रीड करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने मेजर क्या करना है और परफॉर्म कैसे करना है। ओके, ये भी प्रोसीजर। ओके, ये सारी चीज़ें आप जस्ट रीड करेंगे और कुछ नहीं करना है, इनको याद नहीं करना आप लोगों ने। ओके, अब हम हॉल वोल्टेज मेजर करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, हमने फार्मूले के अंदर देखा था कि हॉल वोल्टेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें वेरीफाई तो करना चाहिए क्या वाकई हॉल वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसके अलावा हमने ये भी बोला कि हॉल वोल्टेज हॉल करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इन दोनों चीज़ों को वेरीफाई करते हैं क्या वाकई ये चीज़ ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए एक तो हम देखिए, जब हमने हॉल वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोपोर्शनैलिटी में देखना है, तो हमें हॉल करंट को कांस्टेंट रखना होगा। कोई एक फिक्स करंट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 15 एम्पीयर हॉल करंट फिक्स कर लिया सैंपल में से। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना शुरू किया, तो उसकी वजह से हमारे पास हॉल वोल्टेज जनरेट होना शुरू हो गए। अब जैसे-जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है 0.20, 0.35, तो अब ये देखिए हमारे पास हॉल वोल्टेज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ वेरी हो गई कि हॉल वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर हम वेरीफ़ाई करें, देखिए ये 15 एम्पीयर पे जो रिज़ल्ट आया है, सेम मैग्नेटिक फील्ड पे अगर हम करंट को 20 एम्पीयर कर दें, तो हमारे पास वहाँ पे भी अगर हॉल वोल्टेज का रिज़ल्ट सेम रहता है, तो इसका मतलब है ये जो करंट 15 से 20 एम्पीयर तक गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, तो इसका मतलब है हॉल करंट पे ये नहीं डिपेंड कर रहे हॉल वोल्टेज। लेकिन अगर आपके हॉल वोल्टेज 20 एम्पीयर के लिए डिफरेंट हैं और 15 एम्पीयर के लिए डिफरेंट हैं सेम मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से, तो फिर इसका मतलब है ये हॉल करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब अगर ये देखें, ये 15 एम्पीयर है, ये 20 एम्पीयर, यहाँ पे कितने हैं 4.6 हॉल वोल्टेज, मैग्नेटिक फील्ड 0.20, यहाँ पे भी 0.20 है। लेकिन यहाँ पे 15 से जैसे ही हम 20 एम्पीयर पे गए हैं, तो हमारे पास हॉल वोल्टेज 6.25 हो गए हैं। इसका मतलब जब हॉल करंट बढ़ा है 15 से 20 एम्पीयर पे, तो आपकी हॉल वोल्टेज 4.6 से जंप करके 6.25 पे चले गए हैं। तो इसका मतलब हॉल वोल्टेज हॉल करंट के बढ़ने से बढ़ते हैं, तो इसका मतलब इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गई। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो देखिए इस साइड पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी साइड पे हमारे पास हॉल वोल्टेज है। अब हमने हॉल वोल्टेज को वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस पे इसलिए लिया है क्योंकि हॉल वोल्टेज डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड हॉल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो हॉल वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस हो सकते। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, और हॉल वोल्टेज डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी हमारे पास वाई एक्सिस पे है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमारे पास एक्स एक्सिस पे है। ये जो ग्राफ प्लॉट किया है हमने, ये 15 एम्पीयर के लिए किया है, और उसके बाद हमने 20 एम्पीयर के लिए ग्राफ प्लॉट किया है। अब दोनों ग्राफ को देखें, तो देखिए दोनों के लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों पॉइंट के लिए सेम है, इस ऊपर वाले पॉइंट के लिए भी, इस पॉइंट के लिए भी। सिर्फ जो चीज़ चेंज है वो करंट हमने 15 से 20 एम्पीयर किया है। अगर हमने करंट चेंज किया है, तो आप गौर करें कि हमारे पास हॉल वोल्टेज की वैल्यू दोनों पॉइंट्स के लिए डिफरेंट आ रही है। ओके, तो ये हमारे पास ये सिनेरियो आपको समझ आ गई कि अगर हम हॉल करंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड पे आपके हॉल वोल्टेज डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये हमें ग्राफ से भी क्लियर हो गया कि दोनों ग्राफ जो हैं वो अप डाउन जो है वो किस लिए आ रहे हैं। अब ये एक्सपेरिमेंटल एक फार्मूला है जो उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ओके, आपने फार्मूला पढ़ा था हॉल कोफिशिएंट के लिए कि हमारे पास हॉल कोफिशिएंट जो है वो है वी एच मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। थिकनेस को आप डी से रिप्रेजेंट करें या टी से, या आपकी मर्जी है। यहाँ पे अगर हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद नीचे था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और हॉल करंट।
देखिए ये जो हाल करंट है ये भी आपको पता है क्योंकि आपने खुद सैंपल से फिक्स किया है। अभी आप जो लास्ट कर्व हमने पढ़ी है, सपोज करें ये वाली जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन, सपोज करें ये 20 एम्पेयर के लिए है। इसका मतलब मुझे हाल करंट के बारे में पहले से पता है कि हाल करंट कितना है, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। थिकनेस भी मुझे पहले से पता होगी क्योंकि सैंपल के ऊपर लिखा होगा कि इसकी थिकनेस इतनी है। अब मुझे ये चीज़ चाहिए, हाल वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड, और इसके लिए तो हम हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। बजाय इसके कि हम हर वैल्यू के लिए हाल कोफिशिएंट फाइंड करें और फिर उसका एवरेज लें, हमने ये जो ग्राफ प्लॉट किया है इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप फाइंड करने से हमें वी एच और बी की वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे? ये देखिए हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं इस पॉइंट के दरमियान, और कोई से दो पॉइंट हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिए। अब अगर हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं तो ये स्लोप हमारे पास होता है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। और यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस पे तो हाल वोल्टेज है, तो इसका मतलब है y एक्सिस पे हमारे पास, अगर आप इसको y2 माइनस वाई वन को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डेल y, और नीचे वाले को लिख सकते हैं डेल x, चेंज इन y और चेंज इन x। अब देखिए यहाँ पे डेल y है और उसकी जगह पे हाल वोल्टेज है, तो हम इसको लिखेंगे डेल यू एच, कि यहाँ पे यू एच है उसमें से हम ये वाले यू एच को माइनस कर दें तो हमारे पास डेल यू एच आ जाएगा। ये बड़ी वैल्यू 2 और ये 1 छोटी वैल्यू। और एक्स एक्सिस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब हमारे पास एक्स की जगह पे आएगा डेल बी। तो ये B2 माइनस B1 मतलब बड़ी वैल्यू में से आप इस वैल्यू को निकाल देंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसका मतलब ये टर्म भी आपके पास आ गई, ये सारी टर्म्स भी अवेलेबल हैं। तो आप इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हाल कोफिशिएंट आ जाएगा। और हाल कोफिशिएंट का यूनिट फाइंड करना हो तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये आपके पास है 1/n/e। इसमें हमारे पास n क्या है? कैरियर कंसंट्रेशन। और कैरियर कंसंट्रेशन आपको पता है इसका यूनिट पर मीटर क्यूबिक है, क्योंकि ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्शन बैंड। तो इसका यूनिट सिर्फ वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि तादाद का यूनिट नहीं होता, क्वांटिटी का यूनिट होता है। और ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज इसका है, तो इसका यूनिट कोलम। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पर कोलम मीटर क्यूबिक। जब आप हाल कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे तो आप बाद में कैरियर कंसंट्रेशन भी फाइंड कर लेंगे। वो आप ऐसे फाइंड करेंगे n इज इक्वल टू 1/RH/E। और कैरियर कंसंट्रेशन का यूनिट ऑलरेडी आपको पता है, जब आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका यूनिट आ जाएगा पर मीटर क्यूबिक। तो ये दोनों चीज़ें एट द एंड आपने फाइंड करनी है एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ये आपके पास पूरा एक्सपेरिमेंट था, हाल इफेक्ट इन कॉपर या मेटल्स। सिल्वर में भी इसी तरह फाइंड होगा, कॉपर में भी। और इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है एनोमेलस हाल इफेक्ट, कि एनोमेलस हाल इफेक्ट में और इसमें क्या फ़र्क आएगा। एनएमएलएस हाल इफेक्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो हाल वोल्टेज आएंगे वो पॉजिटिव नहीं आएंगे बल्कि नेगेटिव आएंगे। सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं। तो हाल वोल्टेज जो हमारे पास एनएमएलएस बिहेवियर होगा मेटल्स का, उसमें हमारे पास हाल वोल्टेज पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ पे आपको डाउट होने शुरू हो जाएगा कि ये, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये सिनेरियो नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे ये जो हमारे पास कॉपर है इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है। अगर सपोज करें हमारे पास एक ऐसा मटेरियल हो जैसे कि जिंक है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो फेरोमैग्नेटिक है। अब उसका अपना भी मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब अगर आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, लाइक आयरन, जैसे आपके पास आयरन होता है और आपके पास कोई परमानेंट मैग्नेट हो, जब आप उसके पास लेके जाते हैं तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेटिक, इसका मतलब है आपने अगर उस जिंक को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसकी अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और जो तीसरी चीज़ है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस मेटल में से, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरैक्ट करेंगे तो जो अकेमुलेशन होनी चाहिए थी जिस साइड पे, उस साइड पे अकेमुलेशन नहीं होगी बल्कि अकेमुलेशन रिवर्स हो जाएगी, अकेमुलेशन डिफरेंट हो जाएगी। मतलब अगर आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन्स अकेमुलेट अप साइड पे होने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अप साइड पे अकेमुलेट नहीं होंगे, इस मैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से वो डाउनवर्ड अकेमुलेट हो जाएंगे। तो इस डाउनवर्ड के अकेमुलेट होने की वजह से आपके पास हाल वोल्टेज
पॉजिटिव आ जाएंगे, हाल कोफिशिएंट भी पॉजिटिव आ जाएगा। और ये जो मेटल्स का बिहेवियर है इसको हम एनामेलस हाल इफेक्ट कहते हैं। एनामेलस इस सेंस में कहते हैं क्योंकि जब ये इफेक्ट सामने आया था तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, तो इस वजह से इसको हम अजीबो गरीब बिहेवियर कंसिडर कर रहे थे। लेकिन बाद में जब इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है तो अब भी उसको नाम वही कंसिडर किया जाता है, एनामेलस हाल इफेक्ट। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट होगा, एनामेलस हाल इफेक्ट। बाकी कोई वेरिएशन नहीं आएगी, प्रोसीजर भी वही है, जो कनेक्शंस हैं वो भी वही रहेंगे, ग्राफ भी प्लॉटिंग इस तरह होगी और रिजल्ट भी इसी तरह फाइंड होंगे। सिर्फ रिजल्ट के अंदर चेंज आएगा कि वो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव आएगा। मतलब कॉपर के लिए नेगेटिव आया है तो हमारे पास ZnS के लिए वो नेगेटिव आ जाएगा। ओके, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप लोग पूछना चाहते हैं क्वेश्चंस, तो वो पूछ पूछ सकते हैं आप लोग।